चलो, आपका जो अकाउंटिंग का ट्वेल्थ में जो अकाउंटिंग है आपका, उसका सबसे पहला चैप्टर कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ा था। आज जो है पहला क्लास मान के चलो, कैपिटल एंड रेवेन्यू का पूरा पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास। ठीक है। और आज जो हम ये चैप्टर को देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड, और चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन जो आपका चैप्टर है, ठीक है, आज मैं फिर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कैपिटल एंड रेवेन्यू, हम कोई भी ट्रांजैक्शन को, ठीक है, हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कैपिटल नेचर का है या फिर रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है। क्योंकि जो रेवेन्यू नेचर का जो ट्रांजैक्शन है उसको हम कहां लेकर के आते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल में, इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है। और जो कैपिटल नेचर का जो ट्रांजैक्शन है हम उसको कहां लेकर के जाते हैं, बैलेंस शीट में। तो हमको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हम आइडेंटिफाई करेंगे ये ट्रांजैक्शन कैपिटल है या फिर ये ट्रांजैक्शन रेवेन्यू है, तभी तो हम उसको पोस्टिंग कर पाएंगे इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में। जब तक हम आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे तो हम उसको कैसे पोस्ट करेंगे कि ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना जरूरी है ट्रांजेक्शन को कि ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना। मैं अगर कोई ट्रांजेक्शन आपको बोलूं, जैसे कि सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी दिया जा रहा है, तो ये कैपिटल है या रेवेन्यू है, ये जो ट्रांजेक्शन है कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, तुम कैसे बोलोगे, तुम कैसे बता पाओगे? क्या बोले? रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है। अच्छा, बच्चा बोल रहा है कि जो सैलरी है वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन है। तो कैसे तुम बोले रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन है? हर महीने देते हैं मतलब लॉन्ग टर्म नहीं है ये। अच्छा, ये मतलब रेकरिंग नेचर का है और बार बार किया जाता है, इसलिए ये रेवेन्यू है। चलो ठीक है, तुम्हारा आंसर ठीक है। बट मैं तुमको आज कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने का स्टेप बताऊंगा। ठीक है। आज इस क्लास में कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन या कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर का पहला क्लास है। ये क्लास में मैं तुमको स्टेप बताऊंगा कि कैसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करें कि वो कैपिटल है कि नहीं। हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे ये ट्रांजैक्शन कैपिटल है कि नहीं। ठीक है। अगर वो कैपिटल नहीं है तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू है। तो हमको सिर्फ ट्रांजैक्शन को चेक करना है कि ये कैपिटल है कि नहीं। अगर कैपिटल नहीं है तो रेवेन्यू है। ठीक है। तो उसका जो स्टेप है मैं लिख रहा हूं यहां पर, मेरा जब लिखना खत्म हो जाएगा तुम लिख लेना। ठीक है ना। स्टेप वन, हमको मैं स्टेप वन में तीन चीजें हैं, तीन चीजें मैं अभी लिखूंगा। अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम उसको कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तीन चीजें क्या है? सबसे पहला चीज, एंड्योरिंग बेनिफिट्स। एंड्योरिंग बेनिफिट्स का मतलब क्या है? एंड्योरिंग बेनिफिट्स का मतलब क्या है? कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है, ठीक है, जिसका बेनिफिट या इफेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो
कोई भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं जिसका बेनिफिट या इफेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एंड्योरिंग बेनिफिट्स। ठीक है ना। एंड्योरिंग का मतलब ही तुम लॉन्ग टर्म ले लो ना। ठीक है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जिसका बेनिफिट्स हमको लॉन्ग टर्म के लिए रिसीव हो रहा है उसको हम बोलेंगे एंड्योरिंग बेनिफिट। तो सबसे पहला चीज ये है स्टेप 1 में। दूसरा चीज आपका एनहांस वैल्यू ऑफ एसेट्स। हम कोई खर्चा कर रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारे पास जो एसेट्स है उसका वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। और तीसरा मैं एक बार लिख लेता हूं, फिर से तुमको समझा दूंगा। और तीसरा नंबर में है फ्यूचर रेवेन्यू जनरेशन। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगा और वो ट्रांजेक्शन, ये तीनों में से कोई एक, मैं नहीं बोल रहा हूं तीनों, ये तीन जो मैं लिखा हूं तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है ना, तो हम उसको कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन बोलेंगे। तीन क्या क्या है? सबसे पहला एंड्योरिंग बेनिफिट, मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अगर कोई ट्रांजेक्शन का लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है तो हम उसको कैपिटल बोलेंगे। या फिर अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो भी उसको हम लॉन्ग टर्म सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, सॉरी कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और अगर कोई ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं जिसके वजह से हमको फ्यूचर में अभी नहीं कोई इनकम हो रहा है, अभी कोई हमको रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, बट फ्यूचर में हमको रेवेन्यू जनरेट होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन बोलेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है, लिख लो ये वाला स्टेप। मैं यहां पर लिख देता हूं, हेडिंग हेडिंग आपका ये रहेगा, बेंचमार्क टू आइडेंटिफाई कैपिटल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस। कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन, या फिर ये कैपिटल ट्रांजेक्शन ही कर दो इसको। ये ये जो बात ये जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूं ये आपके बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है। ये मतलब नॉलेज के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। बुक में जो लिखा गया है हम उसको रीड करेंगे, बट ये चीजें बुक में आपको नहीं दिया गया है। ठीक है। लिख लिया आपने? तो कोई भी ट्रांजेक्शन को हम कैपिटल नेचर का या कैपिटल ट्रांजेक्शन कब बोलेंगे, जब ये तीनों में से कोई एक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर ले। सबसे पहला एंडरिंग बेनिफिट्स, मतलब कोई ट्रांजेक्शन का लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिल रहा है तो हम उसको कैपिटल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। या फिर कोई ट्रांजेक्शन करने से एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फिर हम उसको कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन बोलेंगे। या फिर कोई ट्रांजेक्शन्स करने के वजह से हमको अभी तो नहीं बट फ्यूचर में रेवेन्यू मिलेगा तो हम उसको कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं? चलो, बट
इसके आगे जो सेकेंड स्टेप है, स्टेप नंबर 2, यहां पर हमको अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो सेकेंड स्टेप में हमको चेक करना है कि ये चीजें तो नहीं हो गई। अभी जो मैं लिखूंगा स्टेप नंबर 2 में, उसको आपको चेक करना है, ठीक है। अगर ये चीजें अगर होता है तो फिर हम उसको कैपिटल नहीं बोलेंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ट्रांजैक्शन को, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने 3 कंडीशन बताया। मैंने कहा कि तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है हम उसको कैपिटल ट्रांजैक्शन बोलेंगे, बट तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद फिर ये चीजें जो मैं अभी लिखने वाला हूं ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जा रहा है तो फिर उसको कैपिटल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो क्या क्या है देख लेते हैं, ठीक है। मतलब स्टेप नंबर 2 में हमको चेक करना है कि कंडीशन सेटिस्फाई करके ये चीज तो नहीं हो रहा है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर्स में अगर रेगुलर हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो हम उसको कैपिटल नेचर नहीं बोलेंगे। देखो कोई खर्चा ऐसा है, कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिससे बेनिफिट्स हमको लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है, बट वो हम बार बार कर रहे हैं, तो क्या हम उसको कैपिटल बोलेंगे? नहीं, उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे, ठीक है। सेकंड, मतलब तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम उसके बाद ये देखेंगे क्या ये खर्चे हम बार बार करते हैं? नहीं करते हैं, हाँ तो फिर कैपिटल है। अगर बार बार करते हैं तो फिर कैपिटल नहीं है। मैटेरियलिटी, हम चेक करेंगे मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी क्या है आपको पता है? तुमको पता है मैटेरियलिटी? मैटेरियलिटी का एग्जांपल, जैसे कि ये मेरे पास ये फोन है, ठीक है, ये फोन का दाम 15,000 है, ठीक है, बट मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मेरा आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो मेरे लिए 15,000 बहुत मैटर करता है, बट तुम्हारा आर्थिक स्थिति सही है, तो तुम्हारे लिए 15,000 मैटर करेगा क्या? अगर ये फोन मेरा गिर जाता है तो मेरा धड़कन रुक जाएगा, ठीक है, मेरे को 1 सेकंड के लिए पूरा एकदम हार्ट बीट मेरा तेज हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि मेरा अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। बट तुम्हारे लिए ये फोन गिर जाए, तुम्हारे हाथ से ये फोन गिर जाए, तुमको कोई फर्क पड़ेगा? अगर तुम्हारा सिचुएशन ठीक है तो नहीं पड़ेगा। तो मटेरियल हम तब बोलेंगे, मटेरियलिटी का मतलब अगर किसी चीज का इंपैक्ट, ठीक है, हमको पड़ रहा है तो हम उसको मटेरियल बोलेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो अभी मैं एक कैलकुलेटर खरीद करके लाया, ठीक है, मान लो मैं अभी एक कैलकुलेटर खरीद करके लाया, उसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म में मिलेगा कि शॉर्ट टर्म में मिलेगा बताओ? हमेशा मिलेगा उसका बेनिफिट।
मैं जब तक यूज करूंगा, एक कैलकुलेटर का लाइफ कम से कम तो भाई 3 साल 4 साल होता ही है, उसके बाद उसका बैटरी डाउन होता है। तो वो कैलकुलेटर को मैं अगर खरीद करके लाता हूं तो भाई लॉन्ग टर्म में ही उसका बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक उसका बेनिफिट मिलेगा। बट मुझे ये बताओ कि कैलकुलेटर का कॉस्ट क्या पड़ता है, कितना रुपए का आता है कैलकुलेटर? 100 150 रुपये, 100 150 रुपया है, बहुत ही कम है उसका रेट। क्या वो मटेरियल है? नहीं है मटेरियल। क्या 100 200 रुपये मटेरियल है? नहीं है। समझे कि नहीं? कंपनीज एक्ट में मटेरियल और इमेटेरियल का मतलब कि जो लाइन है ना वो दिया गया है। अगर 1 लाख रुपया से ऊपर अगर तुम अमाउंट को देखो तो उसको बोला गया है मटेरियल। अगर 1 लाख रुपया से नीचे कोई अमाउंट होता है तो उसको मटेरियल नहीं बोला गया है। लेकिन तुमको वो 1 लाख रुपया का चक्कर में नहीं पड़ना है। तुम ये देख लेना यार कि वो अमाउंट क्या बड़ा है या छोटा है। छोटा है 100 200 रुपया, 300 400 500, ठीक है, 1000 2000 3000, ठीक है, तो वो मटेरियल नहीं है। समझे कि नहीं? या फिर अगर तुमको बेंचमार्क सेट करना है तो 1 लाख रुपया को याद कर लो। 1 लाख से बड़ा अमाउंट है तो मटेरियल है, 1 लाख से छोटा अमाउंट है तो इमेटेरियल है। ठीक है, तो अगर वो मटेरियल है, वो ट्रांजेक्शन का अमाउंट अगर मटेरियल है तो ही हम उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। और अगर इमेटेरियल है तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। तीसरा चीज हम चेक करते हैं, तीसरा चीज देखते हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर। हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका पर्पज भी हम चेक करेंगे कि किस पर्पज से हम उस ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं। जैसा कि मान लो कोई एसेट है, कोई मशीन है तुम्हारे पास, तो उसमें तुम खर्च कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा पर्पज क्या है? उसको रिपेयर एंड मेंटेन करने का। मशीन को हम रिपेयर एंड मेंटेन करते हैं ना, मतलब स्मूथ रनिंग के लिए करते हैं। उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो हो सकता है खराब हो जाए। तो हमारा पर्पज क्या है कि उसको स्मूथ रनिंग के लिए, वो ठीक से चले बोल करके हम उस पर खर्च कर रहे हैं। हमारा पर्पज ये नहीं है कि हम खर्चा करेंगे तो उसके बाद वो उसका वैल्यू बढ़ जाए। हमारा पर्पज ये नहीं है खर्चा करने का, चले बोल करके हम उस पर खर्च कर रहे हैं। तो जो पर्पज है उसको भी देखा जाता है। अगर हम इस पर्पज से कर रहे हैं कि एसेट का वैल्यू बढ़ जाए तो हम उसको कैपिटल बोलेंगे। यहां पर लिखा ही हुआ है एनहांस वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर हम इस पर्पज से कर रहे हैं कि उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम करा रहे हैं ताकि वो अच्छे से चले, तो हम उसको रेवेन्यू बोलेंगे। समझे कि नहीं? उसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर को भी देखना पड़ता है। जैसे कि मैं अभी यहां पर एक टेबल लेकर के आता हूं, लकड़ी का टेबल, उसको फर्नीचर बोलते हैं। तो लकड़ी का टेबल को फर्नीचर बोलते हैं। तो मैं फर्नीचर अगर लेकर के आता हूं तो तुम मुझे ये बताओ उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? बोलो, तुम बोलो, बोलो यार। हाँ,
हाँ लॉन्ग टर्म है, क्योंकि भाई टेबल लकड़ी का साल साल भर, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल यूज करते हैं, ठीक है ना, 5-5 साल भी यूज करते हैं, 10-10 साल भी यूज करते हैं। तो उसका बेनिफिट जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म है। तो वो जो मैं फर्नीचर परचेस करूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, उस ट्रांजेक्शन को क्या बोलूंगा, उस खर्चे को क्या बोलूंगा, कैपिटल नेचर का बोलूंगा कि रेवेन्यू नेचर का बोलूंगा? कैपिटल नेचर का बोलूंगा, जाहिर सी बात है कैपिटल नेचर का बोलूंगा। बट मेरा फर्नीचर का ही दुकान है, मेरा ये कोचिंग क्लासेस नहीं है, मेरा फर्नीचर का दुकान है, मेरा काम ही है फर्नीचर बेचना, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं टेबल खरीदता हूं, तो बताओ वो खर्चे को मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल की रेवेन्यू? रेवेन्यू बोलूंगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस को भी देखना पड़ा कि नहीं पड़ा, समझे कि नहीं? तो ओवरऑल दो स्टेप है कि कोई खर्चा को हम, कोई ट्रांजैक्शन को कैपिटल बोले कि ना बोले, उसका दो स्टेप है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप में हमको तीन कंडीशन जो मैंने आपको बताया, तीन कंडीशन को चेक करना है। तीनों में से अगर कोई भी एक सेटिस्फाई करता है तो हम उसको कैपिटल बोलेंगे। बट स्टेप नंबर 2 भी देखना है, कहीं ये चीजें तो नहीं हो गया। स्टेप नंबर 1 में जो तीन कंडीशन दिए गए हैं, पहला एंडोरिंग बेनिफिट्स मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, दूसरा एनहांस वैल्यू ऑफ एसेट्स मतलब एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ जाए, अगर कोई हम खर्चा करते हैं जिससे कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो हम उसको कैपिटल बोलेंगे। और तीसरा फ्यूचर रेवेन्यू जनरेशन, अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं जिससे कि हमको फ्यूचर में रेवेन्यू मिल रहा होगा, फ्यूचर में रेवेन्यू मिलेगा, तो हम उसको कैपिटल बोलेंगे। क्लियर है बात यहां तक? ये तीनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो उसके बाद हम चेक करेंगे स्टेप नंबर 2 में आकर के कि कहीं ये चीजें तो नहीं हो रही है, कहीं हम खर्चा कर रहे हो बार बार तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम खर्चा कर रहे हो उसका वो मेटेरियल ही नहीं है, वो तो बहुत छोटा अमाउंट है, वो तो इमेटेरियल है। कहीं हम जो खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उसका पर्पज ही कुछ और है, उसका पर्पज है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, उसका पर्पज कुछ और है, मतलब उसका पर्पज कुछ ऐसा है जिससे कि फ्यूचर में बेनिफिट हमको जनरेट ना हो, ठीक है, या फिर वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो दे रहा है बट उसका पर्पज कुछ और है। जैसे कि मैंने बताया रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक बेस्ट एग्जांपल है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने से लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसका एसेट्स का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, समझे कि नहीं? और नेचर ऑफ बिजनेस, अगर मेरी खुद की फर्नीचर दुकान है और अगर मैं लकड़ी का टेबल खरीद कर लेके आ रहा हूं, तो फिर मैं उसको कैपिटल कैसे बोलूंगा? तब तो वो मेरे मेरे लिए रेवेन्यू हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 में तीन कंडीशन को देखना है और स्टेप नंबर 2 में चार चीजों को देखना है। स्टेप नंबर 1 में अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर उसको कैपिटल बोलेंगे। बट स्टेप नंबर 2 में जो चार चीजें दिए हुए हैं उसमें से कोई एक नहीं होना चाहिए, अगर उसमें से कोई एक फिर हो जाता है तो फिर वो रेवेन्यू है। बोलो क्लियर है कि नहीं, मजा आया कि नहीं? अब तुमको कोई भी ट्रांजेक्शन अगर मैं दूं तो तुम आराम से बता सकते हो कि नहीं कि वो कैपिटल है कि नहीं है। हाँ, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं तुमको, ठीक है ना। तुम बताना कि वो कैपिटल है कि नहीं है और उसका रीजन भी बताना कि कैसे वो कैपिटल हुआ, ठीक है। मेरे पास एक एसेट्स है, ठीक है, और वो मतलब एक मशीन है जिससे कि मैं प्रोडक्शन करता हूं। तो वो मैंने उस पर खर्चा किया, ठीक है, और उसका रीजन ये था कि उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो बताओ ये कैपिटल नेचर का वो खर्चा को मैं कैपिटल बोलूं या रेवेन्यू बोलूं? कैपिटल ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। क्यों बोले कैपिटल है?
सर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर हाँ, एकदम, मतलब कि उस पे खर्च नहीं कर रहा हूं मैं, उस पे खर्च कर रहा हूं क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्शन बढ़े, मतलब कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ाने के लिए मैं खर्च कर रहा हूं, तो ये कैपिटल है। अच्छा, और एक एग्जांपल देता हूं, और एक एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं, तुम बताना कि कैपिटल है कि रेवेन्यू है। हम्म, मैंने खर्च किया, ठीक है, वो मैंने क्या बोलते हैं, वो खर्च एक लेबर को पेमेंट किया, उसने मशीन का क्या बोलते हैं मेंटेनेंस किया था, ठीक है ना? तो बताओ ये क्या है, कैपिटल है कि रेवेन्यू? सर। रेवेन्यू है। क्यों? सर मेंटेनेंस के लिए सर, मेंटेनेंस के लिए, उससे कोई मतलब कि ये सब का वैल्यू। एसेट्स का वैल्यू नहीं बढ़ा। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो तुम खुद ही मतलब ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई आप आराम से कर लोगे। तुम कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होता है, तुमको पहले ये देखना है क्या है इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है कि नहीं, क्या इसका ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन के वजह से एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है क्या, क्या इस ट्रांजेक्शन के वजह से हमको कोई फ्यूचर में रेवेन्यू मिलेगा क्या, ठीक है? ये सारे तीनों कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन हाँ है, तो उसके बाद चेक कर लेना कहीं ये ट्रांजेक्शन बार बार तो नहीं किए जा रहे हैं, कहीं ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो तो मेटेरियल ही नहीं है यार, वो तो बहुत छोटा अमाउंट है, तो हम उसको कैपिटल क्यों बोले? उसके बाद पर्पस देख लेना, ये ट्रांजेक्शन जो हमने किया है इसका पर्पज लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलने के लिए किया गया हो या फिर एसेट्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए किया गया हो, ठीक है? और नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, कि जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया कि मेरी खुद की फर्नीचर दुकान है और मैं अगर फर्नीचर खरीदता हूँ तो वो उसको मैं कैपिटल नहीं बोलूंगा, वो फिर मेरे लिए रेवेन्यू है। क्लियर है? चलो, ये स्टेप तुमने लिख लिया। अब ये सारे बुक के बातें नहीं थी, ये सारे जो आइडेंटिफाई करने के लिए जो होता है ना कि ये कैपिटल है कि नहीं, वो मैंने तुमको बताया। ये बुक में आपको इस तरह से नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? अब हम देखते हैं आपके बुक में जो सबसे पहला चीज है, नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। देखो, ये चीजें मैं बता दिया, इससे क्या है कि तुमको एक नॉलेज हो गया कि मैं कैपिटल एंड रेवेन्यू को कैसे आइडेंटिफाई करूं। जाहिर सी बात है, तुम सॉरी कैपिटल को आइडेंटिफाई करो और जो कैपिटल नहीं है वो रेवेन्यू है, ये तो सिंपल बात है। बट मैंने जैसे कि बोला था, आपको एग्जाम में पास होने के लिए आपको ये बुक रीड करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जो आपका सिलेबस है, हाँ, आपका सिलेबस है, आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो ये बुक से है, ठीक है? तो ये बुक आपको रीड करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप दिए गए एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, तभी जाकर के आप दिए गए जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वन वर्ड आंसर है, ठीक है, या वन सेंटेंस वाले जो क्वेश्चन है वो तभी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो हमको ये तो नॉलेज के पर्पज से ठीक है, ये आपको आगे जाकर के काम आएगा ही आएगा, ठीक है? ये आपको 100% जो मैं अभी अभी बताया वो आपको आगे जाकर के काम आएगा, बट आपको एग्जाम के लिए इसमें जो दिए गए हैं वो चीजें भी देखना होगा, ठीक है? तो सबसे पहला चीज आपका जो बुक में जो दिया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। सबसे पहला जो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आ सकता है, तो जरूरी है। बोल रहा है कि क्यों क्यों हम कैपिटल एंड रेवेन्यू को अलग अलग करें, क्यों? समझे कि नहीं? क्यों हम ट्रांजेक्शन को बाइफरकेट करें, अलग करें कि ये कैपिटल है ये रेवेन्यू है? तुम्हारे मन में भी सवाल आ रहा है ना कि हम क्यों करें ऐसा?
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हारे मन में आ रहा है तो? हाँ, तुम्हारा नाम मैं भूल जा रहा हूँ, क्या नाम है? संजीत। हाँ, संजय, संजीत। हाँ, संजीत, तुम्हारे मन में आ रहा है तो कि क्यों मैं कैपिटल को अलग करूं, रेवेन्यू को अलग करूं? तुम्हारा नाम? मुकेश। तो ये क्वेश्चन है, तुम्हारे मन में भी है कि हम ट्रांजेक्शन को क्यों कैपिटल अलग करें, क्यों रेवेन्यू अलग करें, ठीक है? तो उसका जो आंसर है आपके बुक में जो दिया गया है, सबसे पहला, टू असर्टेन ट्रू एंड फेयर नेट प्रॉफिट। सबसे पहला रीजन हमको कैपिटल एंड रेवेन्यू को अलग करने का, जो सबसे पहला रीजन जो है, हमको ये जानना है, क्या जानना है हमको? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट हम तभी जान पाएंगे, ट्रू एंड फेयर मतलब कि एकदम सही नेट प्रॉफिट अगर हमको जानना है तो हमको कैपिटल और रेवेन्यू को अलग करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में बोला कि जो रेवेन्यू नेचर के जो ट्रांजैक्शन है वो कहां लिखे जाते हैं? बोलो। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला कि कैपिटल नेचर के जो ट्रांजैक्शन है वो कहां लिखे जाते हैं? हाँ, उल्टा बोल रहे हो तुम। कैपिटल नेचर के, मैंने क्या पूछा? सॉरी, हाँ कैपिटल, ठीक 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 बोल रहे हो, मैं ही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। कैपिटल नेचर के जो ट्रांजैक्शन है उसको कहां लिखे जाते हैं? बोलो कहां लिखे जाते हैं? बैलेंस शीट में। और रेवेन्यू नेचर के जो ट्रांजैक्शन है उसको कहां लिखे जाते हैं? इनकम स्टेटमेंट बोलो या फिर पीएल बोलो, ठीक है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो या फिर इनकम स्टेटमेंट बोलो, बात एक ही है। तो अगर हम, तुम ये बताओ, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है। ये चीजें हम फाइनल अकाउंट में देखेंगे। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है क्योंकि हमको नेट प्रॉफिट जानना है। तो अगर मैं कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन को, जो कि बैलेंस शीट में लिखा जाता है, अगर मैं उसको पीएल में लिख दूं तो बोलो गलत हुआ कि नहीं हुआ? वो मेरा नेट प्रॉफिट सही होगा तब, क्योंकि मैंने तो लिखा ही गलत है। मैंने तो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन जिसको कि बैलेंस शीट में लिखना चाहिए था उसको मैंने नेट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। तो बोलो मेरा नेट प्रॉफिट सही होगा क्या? कभी सही नहीं बताएगा। तो हमको ट्रू एंड फेयर नेट प्रॉफिट जानने के लिए कैपिटल एंड रेवेन्यू को अलग करना जरूरी है, अलग करना जरूरी है। डिस्टिंग्विश बोला है ना, यहाँ पर जो लिखा है देखो, हेडिंग देखो, नीड टू डिस्टिंग्विश, जरूरत क्या है हमको अलग करने का कैपिटल एंड रेवेन्यू को? तो उसका पहला जवाब ये है कि हमको ट्रू एंड फेयर नेट प्रॉफिट जानना है। दूसरा, टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजन, टू मीट requirements of income tax provision। इनकम टैक्स एक लॉ है, एक कानून है, ठीक है ना? और हमको कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। बोलो सही बात है कि नहीं है? तो इनकम टैक्स प्रोविजंस में भी, मतलब वो जो कानून है उसको भी, उसका जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल और रेवेन्यू को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? इनकम टैक्स का जो लॉ है उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल करने के लिए हमको कैपिटल एंड रेवेन्यू को अलग करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इनकम टैक्स भी यही कहता है कि अगर आपने कोई खर्चा किया है, देखो होता क्या है ना, इनकम टैक्स जो है नाम से ही तुमको पता चल रहा होगा, टैक्स जो कि इनकम के ऊपर लगाया जाता है। ये तो तुमको पता होगा, ये तो बहुत बेसिक्स बातें हैं।
इनकम टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स जो कि इनकम के ऊपर लगाया जाता है। तो अगर मैं रेवेन्यू और कैपिटल को अलग अलग ना करूं और कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैं ले आता हूं कहां पर? पीएल में, तो मेरा नेट प्रॉफिट गलत होगा। मतलब मैंने अपना इनकम को क्या किया? गलत कैलकुलेट किया। और इनकम को गलत कैलकुलेट करूंगा तो उसके ऊपर जो टैक्स जो निकल करके आएगा वो भी गलत आएगा। तो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा ना कि भाई तुम कैपिटल एंड रेवेन्यू को सही सही आइडेंटिफाई करो। ये खर्चा जो तुमने यहां पर लिखा है भाई इसको तुम बैलेंस शीट में लेकर आओ, बैलेंस शीट में लिखो। यहां क्यों लिखा है तुमने? बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। तो इनकम टैक्स का जो प्रोविजन है उसके पर्पज से भी हमको कैपिटल एंड रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करना या अलग करना जरूरी है। ठीक है। तीसरा, टू एलोकेट डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन पढ़े हो आप? डेप्रिसिएशन सुना है आपने? हम डेप्रिसिएशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी एक चैप्टर है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए भी हमको क्या बोलते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू को अलग करना जरूरी है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल नेचर का जो ट्रांजेक्शन है वो बैलेंस शीट में जाता है और जो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन है वो पीएल अकाउंट में जाता है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया आपको कि मैं अगर कैलकुलेटर खरीद के आता लेकर के आता हूं तो उसको तुम एसेट्स बोलोगे क्या? नहीं। हालांकि उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। ठीक है। और हम उसको एसेट सिर्फ एक वजह से नहीं बोल रहे हैं, पता है क्या? क्योंकि वैल्यू कम है, मेटेरियल नहीं है वो। ठीक है। अगर वही कैलकुलेटर का दाम मान लो ना 50,000 रुपया होता तो हम उसको एसेट्स बोलते हैं। ठीक है। अगर हम 200 रुपए का कैलकुलेटर खरीद करके लेके आते हैं तो हम उसको एक खर्चा बोलेंगे, एक्सपेंसेस बोलेंगे, उसको ऑफिस एक्सपेंसेस बोलेंगे या स्टेशनरी बोलेंगे, उसको स्टेशनरी एक्सपेंसेस बोलेंगे, बट एसेट नहीं बोलेंगे उसको। समझे कि नहीं? तो हमको कैपिटल एंड रेवेन्यू को डिप्रिसिएशन के पर्पज से भी अलग करना जरूरी है। उसके बाद जो आपके बुक में दिया गया है नंबर 4th पॉइंट, टू फाइंड आउट ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ बिजनेस। जैसे कि आपका इनकम स्टेटमेंट या पीएल स्टेटमेंट से हमको क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट पता चलता है। वैसे ही बैलेंस शीट से हमको क्या पता चलता है? किसी भी बिजनेस, किसी भी एंटिटी का या किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट से उसका पोजीशन पता चलता है कि वो किस पोजीशन पे है। समझे कि नहीं? बैलेंस शीट से पोजीशन पता चलता है। तो हमको अगर ट्रू एंड फेयर पोजीशन जानना है तो हमको कैपिटल रेवेन्यू को अलग करना होगा कि नहीं, ये तुम खुद बोलो। अगर मैं कैपिटल को पीएल में लिख दूं तो गलत हो जाएगा। तो कैपिटल को मैं बैलेंस शीट में कब लिखूंगा? जब मैं पहले उसको आइडेंटिफाई करूंगा कि ये कैपिटल है तब ना। तो बात समझ आ रहा है तुमको? देखो, आंसर खुद ब खुद आएगा। बुक में जो लिखा गया है वो तो बात एक अलग है, लेकिन तुम्हारे अंदर से भी आंसर खुद ब खुद आएगा। समझे कि नहीं? और लास्ट आपका है टू मेंटेन record on scientific lines। इसका मतलब कि सीधा सीधा अगर इजी लैंग्वेज में बोलूं, रिकॉर्ड को एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए
हमको कैपिटल और रेवेन्यू को डिस्टिंग्विश करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कैपिटल को और रेवेन्यू को डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे तो मैं कैपिटल को लिखूंगा पीएल में, रेवेन्यू को लिखूंगा बैलेंस शीट में, खिचड़ी होगा कि नहीं होगा बताओ? रिकॉर्ड मेरा सही रहेगा? कभी नहीं रहेगा। तो रिकॉर्ड को सही मेंटेन करने के लिए भी हमको कैपिटल और रेवेन्यू को डिस्टिंग्विश करना जरूरी है। तो अगर क्वेश्चन आता है नीड टू डिस्टिंग्विश, व्हाट इज द नीड टू डिस्टिंग्विश कैपिटल एंड रेवेन्यू, 5 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ट्रू एंड फेयर नेट प्रॉफिट जानने के लिए, दूसरा इनकम टैक्स का प्रोविजन को उसका रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, तीसरा डेप्रिसिएशन, ठीक है, हाँ, चौथा, चौथा बोलो, देख के बोलो, हाँ, और पांचवा रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो कैसे याद करना है? नेट प्रॉफिट, सबसे पहला पॉइंट नेट प्रॉफिट, दूसरा पॉइंट इनकम टैक्स, तीसरा पॉइंट डेप्रिसिएशन, चौथा बिजनेस पोजीशन या बैलेंस शीट बोल लो, और लास्ट प्रॉपर मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड्स। फिर से 5 पॉइंट जल्दी जल्दी बोलो बिना देखे। हाँ, तुम खाली जो कीवर्ड है उसको बोलो। हाँ, बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हो गया। 5 पॉइंट याद हो गया। देखो कितना याद भी मैं ही करवाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए 2-3 मार्क के लिए। व्हाट इज द नीड ऑफ डिस्टिंग्विश रेवेन्यू एंड कैपिटल, आ सकता है भाई। तो मना कर लोगे क्या कि ये क्वेश्चन क्यों आया है? तो अगर आ गया तो तुमको 5 पॉइंट याद रखना है, नेट प्रॉफिट, इनकम टैक्स, तुम्हारा डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट और प्रॉपर मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड। याद हुआ? बोलो तो फिर से। इनकम टैक्स, बैलेंस शीट, प्रॉपर मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, बस। और लिखने का टाइम थोड़ा सा उसको सजा के लिखना, जैसे कि नेट प्रॉफिट याद रखे हो तो टू एसेट ट्रू एंड फेयर नेट प्रॉफिट लिख देना, पहला पॉइंट। इनकम टैक्स याद रखे हो तो टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लिख देना, इतना तो तुम खुद से बना ही लोगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन याद रखे हो तो टू एलोकेट डेप्रिसिएशन या टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन लिख देना। बैलेंस शीट याद रखे हो तो टू फाइंड आउट ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ बिजनेस, क्योंकि बैलेंस शीट को पोजीशन ही बोला जाता है, ठीक है ना। बैलेंस शीट का मतलब ही है बिजनेस का पोजीशन जानना। और टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑन साइंटिफिक लाइंस लिख देना, या टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो 5 पॉइंट याद होना चाहिए। नीड टू डिस्टिंग्विश रेवेन्यू एंड कैपिटल, मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट, इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट, प्रॉपर मेंटेन ऑफ अकाउंट्स या प्रॉपर मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड्स, 5 पॉइंट है, ठीक है। किसी को पूछ लोगे याद नहीं होगा, तुमको अब याद हो गया, ठीक है। तुमको कोई भी पूछेगा आराम से बता सकते हो, बोलो हाँ कि नहीं। चीजों को कभी पूरा भी याद नहीं रखा जा सकता, ये मैं तुमको एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तुम पूरा एज इट इज लाइन टू लाइन कभी भी याद नहीं रख सकते, तुमको ये सब टेक्निक से ही याद रखना पड़ेगा चीजों, और मैं टेक्निक हर जगह बताऊंगा कि कैसे तुमको चीजों को याद रखना है। तुमको नेट प्रॉफिट अगर तुमको याद आ गया, तुम और थोड़ा सा बना करके नहीं लिख सकते हो, लिख लोगे यार, आराम से लिख लोगे। तुमको इनकम टैक्स याद आ जाएगा, तुम लिख नहीं लोगे एक लाइन? इनकम टैक्स याद आया तो एक लाइन तो लिख लोगे। क्वेश्चन कितना ही मार्क आएगा, 2 या 3 मार्क आएगा, तुम 5 लाइन लिखे हो गया यार। और जो एग्जामिनर है ना, वो लाइन नहीं देखता, वो पॉइंट देखता है कि तुम पॉइंट ठीक लिखोगे नहीं। तुम एक लाइन लिखे हो, वो पॉइंट रिलेवेंट ही नहीं है, मार्क नहीं मिलेगा। लेकिन तुम जैसे ही लिख दिए नेट प्रॉफिट, मार्क मिल जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो हमने आज टोटल कुल मिलाकर 2 चीजें देखा कि कैसे कैपिटल ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वो कैपिटल नहीं है तो वो रेवेन्यू है, ये बात तो क्लियर है। तो सबसे पहले हमको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, ये कैपिटल है या नहीं है, जिसके लिए मैंने आपको 2 स्टेप बताया। पहला स्टेप में 3 कंडीशन है, तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम उसके बाद सेकेंड स्टेप में जाकर के चेक करेंगे कि ये 4 चीजें में से तो कुछ नहीं हो रहा है ना। और जो 4 चीजें हैं उसमें से पहला चीज है कि बार बार तो नहीं हो रहा है ट्रांजेक्शन,
दूसरा चीज है मटेरियल, ठीक है, मटेरियल है या इमटेरियल है। और तीसरा चीज है नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का नेचर देखेंगे। और चौथा चीज है क्या था, नंबर फोर्थ पॉइंट, नंबर फोर्थ है आपका फ्रीक्वेंसी बोल दिया, पर्पस, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 में 4 चीजें हैं, फ्रीक्वेंसी बार बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मटेरियल छोटा अमाउंट है कि बड़ा अमाउंट है, पर्पज रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए हो रहा है तो हम उसको कैपिटल नहीं बोलेंगे, और नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन को कैपिटल है कि नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए 2 स्टेप है। पहला स्टेप में 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन क्या क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, एंडरिंग बेनिफिट, नंबर 2 फ्यूचर रेवेन्यू जनरेशन। स्टेप नंबर 1 में 3 चीजें हैं, स्टेप नंबर 2 में 4 चीजें हैं, तो हमको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आया सवाल कि क्यों कैपिटल और रेवेन्यू को अलग करना है हमको, जिसमें कि 5 पॉइंट है, नेट प्रॉफिट, इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट, प्रॉपर मेंटेन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। एक बार जाकर के आज इवनिंग में ये 2 चीजों को जरूर देखना, कल मैं फिर से जरूर पूछूंगा, ठीक है। देखो तुमको घर में क्या बोलते हैं पढ़ना कुछ भी नहीं है, जो मैं पढ़ाया और जो मैं बोल दिया, जैसे कि मैंने बोला कि ये चीजों को जाकर के देखना, कल मैं पूछूंगा, बस इतना तुम देख लिए ना, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। और जब पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा वो भी मैं बताऊंगा, अभी तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ 2 चीजों को देखने के लिए बोला हूँ। इवनिंग में तुमको जब भी मिले, आधा घंटा भी मिले, 5 मिनट मिले, सिर्फ तुम 2 चीजों को देखना, कि कैपिटल ट्रांजेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका स्टेप 2 स्टेप है। और सेकंड चीज है नीड टू डिस्टिंग्विश कैपिटल एंड रेवेन्यू। करेक्ट, ओवर करें, ठीक है, थैंक यू।